हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 कक्षा 5 विषय भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के अंतर्गत पाठ 11 मरकर भी जो अमर है को पढ़ेंगे और समझेंगे। माने जो मर चुके हैं लेकिन अमर है। कैसे अमर है? इतिहास के पन्नों में अमर है ना। हमारे देश के क्रांतिकारी, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, है ना, और जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए है ना, उनको क्या बोलते हैं? अमर हो गए, है ना। अब इस पाठ में हम सीखेंगे देश प्रेम की भावना, त्याग, बलिदान और साहस, है ना। मुहावरों का प्रयोग, शब्दों का शुद्ध उच्चारण, अनुस्वार और अनुनासिक, उपसर्ग का प्रयोग, प्रत्यय और संधि। तो पाठ को शुरू करते हैं। का है चंद्रशेखर आजाद। तो बच्चों ये आपको चित्र में दिख रहे हैं ना, है ना। ये है चंद्रशेखर आजाद। इनके बारे में आपने तो सुना ही होगा, है ना। वे क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। अब पाठ को हम शुरू करते हैं। सन 1921 असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था। माने असहयोग आंदोलन कब? सन 1921 में। अब जोरों पर था। काशी वाराणसी की सड़क पर एक जनसमूह चला जा रहा था। कहाँ पर? काशी वाराणसी की सड़क पर एक जनसमूह माने लोगों का, जनसमूह माने लोगों का समूह, लोगों का ग्रुप चला जा रहा था। समूह में 15 वर्षीय एक निर्भीक बालक बड़े उत्साह के साथ भारत माता की जय, महात्मा गांधी और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा था। तो उस जनसमूह में एक कितने साल का? 15 साल का एक निर्भीक बालक माने निडर बालक बड़े उत्साह के साथ, मतलब जोश के साथ में क्या बोल रहा था? भारत माता की जय, महात्मा गांधी और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा था, माने नारा लगा रहा था। अचानक घुड़सवार पुलिस उन पर डंडे बरसाने लगी। किन पर? जो जनसमूह था, है ना, उस पर घुड़सवार पुलिस माने जो घोड़े पर सवार पुलिस थी वो डंडे बरसाने लगी। बहुत से लोग बंदी बना लिए गए। बहुत सारे लोग क्या कर लिए गए? बंदी बना लिए गए। अब बंदी बनाए गए व्यक्तियों में वह निर्भीक बालक भी था। तो जो बंदी बनाए गए थे उन लोगों में वो 15 वर्षीय बालक भी था, है ना, निडर बालक भी था। उसे न्यायालय में उपस्थित किया गया। माने न्यायालय माने कोर्ट में उपस्थित किया गया। न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने पूछा, मतलब जज ने पूछा, तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम? बालक ने सीना फुलाकर उत्तर दिया। माने बालक ने बड़े जोश के साथ उत्तर दिया। सीना फुलाकर माने जोश के साथ उत्तर दिया, आजाद। न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया। तो न्यायाधीश ने दूसरा प्रश्न किया। जज ने पिता का नाम? तो उत्तर मिला स्वाधीन। तो उन्होंने पूछा पिता का नाम, तो उन्होंने उत्तर दिया स्वाधीन। न्यायाधीश कुछ चौंके, फिर पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? तो न्यायाधीश चौंक गए, है ना, और उन्होंने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने उसी स्वर में कहा, उसी तेज स्वर में कहा, जेल खाना। न्यायाधीश ने उसे 15 बेत मारने का दंड दिया। माने जो न्यायाधीश थे, जो जज थे, उन्होंने किसको? चंद्रशेखर को, है ना, कितने बेत मारने का दंड दिया? 15। माने 15 बेत मारने की उन्हें सजा दी, पनिशमेंट दी। प्रत्येक बेत की मार के साथ पीठ की चमड़ी उधड़ने लगी। चमड़ी उधड़ना माने बहुत मार पड़ना, है ना। ये भी एक मुहावरा है। तो क्या है? प्रत्येक बेत की मार के साथ पीठ की चमड़ी उधड़ने लगी, उनको बहुत मार पड़ी। पर बेत पड़ते ही बालक भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय बोलता रहा। मतलब वो उन्होंने हार नहीं मानी और वो बोलते रहे भारत माता की जय, है ना, और महात्मा गांधी की जय, ऐसे बोलते रहे। बालक का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। बालक का नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। इस घटना के बाद लोग उसे चंद्रशेखर आजाद पुकारने लगे। तो इसी घटना के बाद लोग क्या बोलने लगे उन्हें? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद बड़े होकर एक महान क्रांतिकारी बने। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई सन 1906 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन झाबुआ जिले के भाभरा नामक ग्राम में हुआ था। अब प्रश्न आता है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आप लिख सकते हैं चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई सन 1906 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन झाबुआ जिले के भाभरा नामक ग्राम में हुआ था। अब क्वेश्चन आता है उनके पिता का नाम और माता का नाम क्या था? तो क्या है? उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। तो आप लिख सकते हैं
क्वेश्चन का आंसर कि चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर बचपन से ही बड़े साहसी थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना थी। वे पढ़ने के लिए काशी वाराणसी आ गए और संस्कृत विद्यालय में विद्या अध्ययन किया। माने कहाँ आ गए वो? काशी वाराणसी आ गए और उन्होंने क्या किया? संस्कृत विद्यालय में विद्या अध्ययन किया, माने पढ़ाई की करने लगे। अन्याय को देखकर आजाद का खून खौल उठता था। अब ये एक मुहावरा है, खून खौल उठना, माने गुस्सा आ जाना, क्रोध आ जाना। तो अन्याय को देखकर आजाद का खून खौल उठता था, माने उन्हें गुस्सा आ जाता था। अतः यह स्वाभाविक भी था कि वे सारे देश के में हो रहे अंग्रेजों के अत्याचार को कैसे सहन करते। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर क्रांतिकारियों का संगठन बनाया। आजाद शारीरिक बल और सूझबूझ के धनी तो थे ही, परंतु बहुत फुर्तीले भी थे। मतलब आजाद जो थे वो अच्छे हट्टे कट्टे थे और बुद्धिमान भी थे और बहुत ज्यादा फुर्तीले भी थे। क्रांतिकारियों के दल में उनका गुप्त नाम क्विक सिल्वर अर्थात पारा था। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा फुर्तीले थे, है ना, बुद्धिमान थे और अच्छे हट्टे कट्टे थे, इसीलिए क्रांतिकारियों के दल में उनका क्या नाम रखा था? गुप्त नाम, माने छुपा हुआ नाम, क्विक सिल्वर अर्थात पारा, है ना। इन्हीं गुणों के कारण वे कभी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फुर्तीले थे। काकोरी कांड के बाद कई प्रमुख क्रांतिकारी पकड़े गए थे। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी प्रमुख थे। अब क्वेश्चन आता है कि चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी कौन कौन थे? तो आप लिख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी भगत सिंह, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी, है ना, और सुखदेव थे, है ना, ये आप लिख सकते हैं। इन सबको फांसी दे दी गई, पर किसको फांसी दी गई? इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी, है ना, प्रमुख थे। कौन? काकोरी कांड के बाद कई प्रमुख क्रांतिकारी पकड़े गए थे, ठीक है। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी प्रमुख थे। इन सबको फांसी दे दी गई। किन किन को? राम प्रसाद बिस्मिल को, ठाकुर रोशन सिंह को, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी दे दी गई। पर चंद्रशेखर आजाद को पुलिस छूट भी नहीं पकड़ पाई। वे झांसी में भेष बदल कर रहने लगे। उन्होंने अपना नाम हरिशंकर ब्रह्मचारी रख लिया। इस समय उनके प्रमुख साथी मास्टर रुद्र नारायण, भगवान दास माहौर, सदाशिव राव, मलकापुर और विश्वनाथ वैशंपायन थे। जब झांसी में गुप्तचरों को आजाद की भनक मिली, माने उनकी सूचना मिली, तो वे ओरछा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के पास सातार नदी के तट पर एक मंदिर में रहने लगे। यहाँ रहते हुए उन्होंने फिर से अपना संगठन खड़ा किया, फिर से उन्होंने अपना संगठन बनाया। झांसी में बिताए गए अज्ञातवास की अवधि के में आजाद को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, माने उन्हें बहुत ही पैसों की कमी थी, है ना, तो उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब अज्ञातवास क्या होता है? अज्ञातवास होता है अनजान जगह पर छुपकर रहना, है ना, और अवधि का मतलब समय, ठीक है। पर इससे उनके मस्त स्वभाव और जीवटता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना ही उन्होंने अपनी ईमानदारी पर आंच आने दी। ऐसा ही एक प्रसंग है। अब क्या है? जीवटता माने साहस, है ना। तो क्योंकि उनके पास आर्थिक कठिनाई मतलब पैसों की कमी थी, लेकिन फिर भी उनके मस्त स्वभाव और साहस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने अपनी ईमानदारी पर आंच आने नहीं दी, ठीक है। ऐसा ही एक प्रसंग है। क्या प्रसंग है? चंद्रशेखर आजाद झांसी में एक छोटे से खोखे में रहते थे, माने एक छोटे से घर में रहते थे। खाने का कोई ठिकाना नहीं, माने खाने का कोई ठिकाना नहीं था। कई दिन केवल एक बार चना चबैना खाकर रहना पड़ता। एक बार
उनके पास केवल एक आना था। अब एक आना क्या? रुपए का 16वां भाग, ठीक है। वे एक आने के भुने चने ले आए और खाने लगे। और एक आना क्या है? ये पुराने सिक्के का नाम है, ठीक है। अब भुने चने ले आए और खाने लगे। खाते खाते आखिरी मुट्ठी भरी तो उन्हें कुछ गोल गोल चपटा सा लगा। मुट्ठी खोलो तो देखा चनों में एक इकन्नी थी। पहले तो सोचा चलो कल के खाने की व्यवस्था हो गई। पहले उन्होंने सोचा कि चलो कल के खाने की व्यवस्था हो गई। फिर उनका मन अपने इस विचार पर ग्लानि से भर उठा। माने उन्हें अपने ऊपर माने ग्लानि हुई, थोड़ी अच्छा नहीं लगा, है ना। यह तो उस चने वाले की मेहनत की कमाई है, इस पर मेरा क्या अधिकार, वो सोचने लगे। चने खाकर उन्होंने पानी पिया और चने वाले को उसकी इकन्नी लौटा दी। देश के लिए अंग्रेजी खजाना लूटना अलग बात थी, पर स्वयं के लिए एक इकन्नी रखना भी आजाद को स्वीकार ना था, भले ही भूखा क्यों ना रहना पड़े। वो बड़े ईमानदार थे, है ना। देश के लिए वो भले ही अंग्रेजी खजाना लूट सकते थे, लेकिन अपने लिए जो है वो इकन्नी रखना भी पसंद नहीं करते थे, भले ही क्यों ना उन्हें भूखा रहना पड़े। आजाद के पास एक माउजर पिस्तौल थी, माने एक बंदूक थी। वे उसे बलक बुखारा कहते थे। क्या कहते थे उसे? बंदूक को बलक बुखारा। इस पिस्तौल को वे बड़ा ही संभाल कर रखते थे, क्योंकि पुलिस का सामना करने के लिए और कोई उपाय न था। वे कहते थे जब तक मेरा बलक बुखारा मेरे पास है अंग्रेज मुझे छू भी नहीं सकते। तो वो क्या बोलते थे? जब तक मेरे पास बलक बुखारा है तो अंग्रेज मुझे छू भी नहीं सकते। मैं आजाद हूँ और आजाद ही मरूंगा। उनका यह संकल्प टूटा भी नहीं। 27 फरवरी 1931 का दिन था। आजाद और सुखदेव इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। विश्वंभर नाथ सिंह नामक एक पुलिस अधिकारी ने उनको पहचान लिया। कहाँ पर बैठे थे वो? अल्फ्रेड पार्क में। तो उन्हें किसने पहचान लिया? विश्वंभर नाथ सिंह नामक एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें पहचान लिया। फिर उसने गुप्तचर पुलिस अधीक्षक माने सीक्रेट एजेंट, है ना, नॉट बाबर, किसको? जो पुलिस अधीक्षक था, क्या नाम था उसका? नॉट बाबर को इसकी सूचना दी। नॉट बाबर ने दल बल के साथ आजाद को घेर लिया, माने आजाद को उसने घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। एक गोली आजाद के पांव में आ लगी, उधर उनकी गोली ने विश्वंभर नाथ का जबड़ा तोड़ दिया, माने दाढ़ी के पास वाला हिस्सा जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं? जबड़ा। दूसरी गोली नाट बाबर की कलाई पर लगी। अपने आप को घिरता देखकर आजाद ने सुखदेव को वहां से जाने की आज्ञा दी। तो उन्होंने सुखदेव से कहा कि तुम चले जाओ, और स्वयं अंग्रेजों का सामना करने लगी। धीरे धीरे उनकी गोलियां समाप्त होने लगी, मतलब धीरे धीरे उनकी गोली खत्म होने लगी। आजाद ने अंतिम गोली अपनी कनपट्टी पर दाग दी। अब कनपट्टी क्या होता है? आंख और कान के जो बीच का हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? कनपट्टी, है ना। तो उन्होंने आखिरी गोली अपनी कनपट्टी पर दाग दी। आजाद का निस्पंद शरीर भूमि पर पड़ा था, माने वो मृत शरीर, है ना, भूमि पर पड़ा था, जमीन पर पड़ा था, मानो भारत माँ का लाडला सपूत माँ की गोद में ही सो गया हो। आज इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क शहीद पार्क के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि अल्फ्रेड पार्क किस नाम से जाना जाता है? तो आप लिख सकते हैं इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क शहीद पार्क के नाम से जाना जाता है। आजाद के बलिदान स्थल पर उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित है। भव्य प्रतिमा माने बहुत बड़ी मूर्ति। वहां जाने वाला हर व्यक्ति उस हुतात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने को धन्य समझता है। हुतात्मा का मतलब होता है शहीद, है ना, बलिदानी शहीद। और श्रद्धा सुमन, सुमन का मतलब होता है फूल पुष्प। अर्पित माने चढ़ाना, है ना, श्रद्धा सुमन माने फूल, श्रद्धा के सुमन, श्रद्धा के फूल जो है वो अर्पित करके अपने को धन्य समझता है। अब है खा। राजा भाऊ महाकाल, ये भी कौन थे? क्रांतिकारी थे। तो ये चित्र में आपको दिख रहे हैं, है ना, ये फोटो में राजा भाऊ महाकाल। ठीक है, तो अब हम ये खा
राजा भाऊ महाकाल को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम तथा क्रांतिकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। ठीक है, कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया, पर स्वतंत्रता अभी अधूरी थी। भारत भूमि में कुछ भूभागों पर, भू माने धरती, जमीन, भूभागों पर अभी भी विदेशियों का आधिपत्य था। आधिपत्य माने अधिकार, है ना, तो विदेशियों का अभी भी अधिकार था। फ्रांस का शासन पांडिचेरी पर और पुर्तगाल का शासन गोवा दमन द्वीप पर था। फ्रांस का शासन कहाँ पर था? पांडिचेरी पर। और पुर्तगाल का शासन कहाँ था? गोवा और दमन द्वीप पर स्थापित था। स्वतंत्र भारत की सरकार ने दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने के प्रयत्न किए माने प्रयास किए। फ्रांस ने पांडिचेरी पर अपना शासन समाप्त कर इस क्षेत्र को भारत को सौंप दिया, पर पुर्तगाल की सरकार गोवा छोड़ने को तैयार नहीं थी। परिणामतः 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब क्वेश्चन आता है, गोवा मुक्ति आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो, सन 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। इस आंदोलन में सभी वर्ग, जाति, धर्म और विचारधारा के लोगों ने तथा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मध्य प्रदेश के भी अनेक नवयुवकों ने उसमें भाग लिया, है ना। मध्य प्रदेश के भी नवयुवक जो थे उन्होंने भाग लिया। इन युवकों में एक युवक था राजा भाऊ महाकाल। कौन थे? राजा भाऊ महाकाल। गोवा मुक्ति आंदोलन समिति ने निश्चित किया कि 15 अगस्त 1955 के दिन गोवा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाए और गोवा को आजाद कराया जाए। इस हेतु सभी सत्याग्रही पहले पूना के केसरी भवन में एकत्रित हुए माने इकट्ठे हुए। वहां से 4-4 की टोली में गोवा में प्रवेश करने के लिए तिरंगा ध्वज फहराने की योजना बनी, माने प्लान बना, है ना। किस चीज का प्लान बना? तिरंगा झंडा फहराने का। योजना अनुसार माने प्लान के अनुसार 13 अगस्त 1955 को लगभग 1000 सत्याग्रही बेलगांव पहुंचे। बेलगांव में 4-4 की टोलियों में सत्याग्रहियों ने गोवा की सीमा में प्रवेश किया। सत्याग्रही आगे बढ़ते जा रहे थे और गोवा की पुलिस उन पर निर्दयता पूर्वक माने बहुत क्रूरता पूर्वक, है ना, उनको दया नहीं आ रही थी और गोलियां चला रहे थे। राजा भाऊ महाकाल की टोली भी तिरंगा लेकर आगे बढ़ रही थी। उन पर भी गोलियां दागी जा रही थीं। एक एक करके सभी सत्याग्रही जमीन पर गिरने लगे। तभी तेजी से आगे बढ़कर तिरंगे झंडे को राजा भाऊ महाकाल ने संभाला। किसने संभाला? राजा भाऊ महाकाल ने। और भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय बोलते हुए आगे बढ़े। सामने से पुर्तगाल की पुलिस द्वारा लगातार गोलियां चलाई जा रही थी। एक गोली राजा भाऊ महाकाल के सिर पर लगी। कहाँ पर लगी? राजा भाऊ महाकाल के सिर पर लगी। गोली लगने से उनकी आंख पर घाव हो गया। फिर भी वे वीरता पूर्वक आगे बढ़ते गए। अधिक खून बह जाने के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े। 20 घंटे तक मृत्यु से संघर्ष करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। आंदोलन में एक ही दिन में 100 सत्याग्रही गोलियां खाते हुए भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय बोलते हुए शहीद हुए, जिसमें ब्यावरा के श्री गंगा विष्णु श्याम भरथरे का नाम भी उल्लेखनीय है। राजा भाऊ महाकाल का जन्म, अब इनका जन्म कब हुआ था देखो आप, है ना। तो क्वेश्चन आएगा राजा भाऊ महाकाल का जन्म कब हुआ था? तो राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है राजा भाऊ महाकाल के पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था? तो आप लिख सकते हो राजा भाऊ महाकाल के पिता का नाम बलवंत भट्ट महाकाल तथा माँ का नाम अन्नपूर्णा देवी था। ठीक है, राजा भाऊ महाकाल का परिवार मूलतः महाराष्ट्र का तेलंग ब्राह्मण परिवार था। क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आप लिख सकते हो कि राजा भाऊ महाकाल का परिवार मूलतः महाराष्ट्र का तेलंग ब्राह्मण परिवार था। कौन सा ब्राह्मण परिवार था? तेलंग ब्राह्मण परिवार था। महादजी सिंधिया के समय जो विद्वान ब्राह्मण महाराष्ट्र से आए उनमें यह परिवार भी था। इस परिवार को महाकाल की पूजा का कार्य दिया गया।
कहाँ का? उज्जैन के महाकाल, है ना, उज्जैन के जो महाकाल है भगवान शंकर, उनकी पूजा का कार्य दिया गया। तब से राजा भाऊ का परिवार भगवान महाकाल की पूजा करता आ रहा है तथा इस परिवार के नाम के साथ महाकाल भी जुड़ गया। क्या जुड़ गया इस परिवार के नाम के साथ में? महाकाल। राजा भाऊ महाकाल की शिक्षा उज्जैन में हुई। बचपन में उन्हें व्यायाम करने क्षिप्रा नदी के प्रवाह के माने नदी की तेज गति, है ना, के विपरीत माने उल्टे तैरने और घूमने का शौक था। 1952 में कश्मीर आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। कहाँ पे भाग लिया था उन्होंने? 1952 में कश्मीर आंदोलन में भाग लिया था। 1955 में 2 बार किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। जब देश में गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन करने का आह्वान हुआ तो राजा भाऊ महाकाल ने उस आंदोलन में भाग लिया। 10 अगस्त 1955 के दिन इंदौर के सुभाष चौक के में भाषण देते हुए राजा भाऊ महाकाल ने कहा, भारत की अखंडता और सुख समृद्धि ही हमारे जीवन का स्वप्न है। इसी स्वप्न को साकार करने के लिए हम गोवा की ओर जा रहे हैं। वहाँ यदि हमें मृत्यु से आलिंगन करना पड़े तो हम हंसते हंसते करेंगे। मैंने वो कहने लगे कि यदि हमें मृत्यु भी आ जाए तो हम उसे हंसते हंसते सह लेंगे। राजा भाऊ महाकाल ने ऐसा ही किया। उन्हें सिर में गोली लगी तब उन्होंने अपने साथियों से कहा, यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं है। वे साहसी और वीर पुरुष ही होते हैं जो अपने आप को मातृभूमि पर बलिदान करने के लिए बंदूक की गोली को कंकड़ लगने के रूप में लेते हैं। यह भी संयोग है कि राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी को हुआ और देश के लिए उनका बलिदान 15 अगस्त को हुआ। ये दोनों ही दिन राष्ट्रीय दिवस हैं। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 11 मरकर भी जो अमर है पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।